अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास अब सेकंड पार्ट है फाइनल टर्म की प्रिपरेशन का। 31 तक हमने कर ली थी, 19 से 31। अब 32 से 44 तक हमें अपने बाकी जो लेक्चर्स हैं उनको देखना है। अब हमने क्लैरिटी थ्रू मॉडुलैरिटी के बारे में पढ़ना है कि मॉडुलैरिटी हमारे पास एक ऐसा टूल है जो आपके पास जो कोड है उसके साइज़ को डिक्रीज़ करता है, रिड्यूस करता है और जो कम्प्लेक्सिटी है उसको कम कर देता है ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो रीडेबल बन सके। ठीक है, ओके। अब रीयूजेबिलिटी हमारे पास क्या, रीयूजेबिलिटी हमारे पास एक रीज़न है कि फ़ंक्शन को हम बार बार रीयूजेबल बनाएं, बार बार इस्तेमाल करें। अगर हमने उसको एक बार बना लिया तो हम बार बार उसको रीयूज़ करते जाएं। ठीक है, उसके बाद यह हमारे पास शॉर्ट सर्किटिंग आ जाती है। अब शॉर्ट सर्किटिंग में हमारे पास एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब एंड और को आपने देख लेना है कि इसमें हमारे पास दो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। आपने उसको देखना है कि एक एंड है और एक और है, उसको हम किस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पर ऑपरेंट की वैल्यूएशन आ रही है, उनके साइड इफेक्ट्स को बताया जा रहा है। लेक्चर नंबर 33 में हमारे पास यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम कॉमन मिस्टेक्स क्या करते होते हैं। मैंने शॉर्ट लेक्चर जो बनाए थे उसमें मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है कि हमारे पास अगर ये इस तरह से आ जाए या मतलब इस तरह से आ रहा है तो हमने उसको ठीक करके किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो यह हमने कॉमन कोडिंग मिस्टेक्स भी देख लेनी है और गाइडलाइंस आपने क्लास में देख लेनी है कि हमने never use this except for declaration. If you are initializing a variable at the time of declaration, do not declare another variable in the same statement. Never use multiple assignment in the same statement. Be careful when you are using functions with side effect. Function that can change the values of the parameter. आपने अवॉइड करना है कि आपके पास पैरामीटर्स हैं कुछ इस तरह से लिखें जबकि पास रिटर्न कर दें वैल्यूज़ को। तो ये आपके पास परफॉर्मेंस वैल्यू होती है। एक परफॉर्मेंस क्या है कि कभी कभी हम अगर परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास मेंटेनेबिलिटी कम हो जाती है और अगर मेंटेनेबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती होती है। ठीक है, हमारे पास क्या है कि हम इसके अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं, हम अपना बेटर एल्गोरिथम को इस्तेमाल कर सकते हैं और री राइट कर सकते हैं होल सेट को। ठीक है, पोर्टेबिलिटी आ जाता है। इसमें हमारे पास जो एरर फ्री हम अपना सॉफ्टवेयर लिखते होते हैं, एफिशिएंट लिखते होते हैं और मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर लिखते होते हैं जिसमें जो हमारे जो प्रोबेबिलिटी द नॉट कम एट अ लो कॉस्ट, ये हमारे पास ज़्यादातर लो कॉस्ट में नहीं होता क्योंकि इसमें हमारे पास जो एरर्स होते हैं हम हमने टाइम टू टाइम रिमूव करते जाएंगे। जैसे हमने छोटा सा पार्ट लिखा, पहले उसमें से एरर रिमूव किए, फिर छोटा सा पार्ट लिखा, फिर उसमें से एरर रिमूव किए एंड देन उसको फिर मिक्सअप कर दिया, मतलब कि फिर उसको ज्वाइन कर दिया। स्टिक टू द स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है, यूज़ एनसी और ऐसा यूज़ स्टैंडर्ड करो आप। उसके बाद आपने वेक्टर वेंडर स्पेसिफिक लैंग्वेज को इस्तेमाल किए बगैर आप एसटीएल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपने एक ऐसा कोड बनाया है जो सिर्फ और सिर्फ आप एक वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो एक वेबसाइट नहीं बल्कि एक से ज़्यादा वेबसाइट्स पर काम करें तो आप जो है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स पर मत जाएं, आप बल्कि एसटीएल के मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करें जो आपके एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर पर इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन में आपने साइंड और अनसाइंड कैरेक्टर्स के बारे में भी देखना है। अच्छा, यहाँ पर अनसाइंड और साइंड कैरेक्टर्स जो है ना, आपके पास जो साइंड कैरेक्टर्स हैं वो -21 से 127 तक होते हैं और जो अनसाइंड होते हैं वो 0 से 25 होते हैं। मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में कहा था कि एक एमसीक्यूज काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है आपके पास जो पेपर्स होते हैं उनमें पूछा जाता है कि आपके एक सिंगल लाइन है उसमें कैरेक्टर्स की वैल्यू कितनी होती है, चाहे वो अनसाइन है या चाहे वो साइन है। तो अनसाइन के लिए आपने लिखना है कि 0 से 25 टू 55 तक होती है और जबकि जो साइन होते हैं वो -21 से 127 तक होते हैं। ठीक है, अब अनसाइन का मतलब होता है प्लस या माइनस के बगैर, मतलब पॉजिटिव में है, और साइन का मतलब होता है कि वो माइनस के साथ है। ठीक है, वाइड ऑर्डर डाटा स्ट्रीम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो लोअर और हाईएस्ट एड्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं और ये हमारे पास जिसमें जो हार्डवेयर होता है जिसमें स्टोर होते हैं नंबर्स वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में होते हैं। ठीक है, इन विच द ऑर्डर इन विच बाइट्स ऑफ वन वर्ड आर स्टोर्ड इन हार्डवेयर डिपेंडेंट। जैसे कि यहाँ पर इंटेल की एग्जांपल दी है कि इंटेल आर्किटेक्चर द लोवेस्ट बाइट, इसमें हमारे पास जो लोवेस्ट बाइट है वो सबसे सिग्निफिकेंट होती है, जबकि जो मोटरोला है उसमें हमारे पास जो हाईएस्ट बाइट है वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, इसमें हम अपने बाइनरी डाटा के साथ नहीं डील कर सकते हैं, हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए जब हम अपने डाटा को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन हेट्रोजीनियस मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन के साथ। इसमें हम अपना जो यूज़ टेक्स्ट करते हैं
डाटा के एक्सचेंज करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब हम हेटेरोजेनियस मशीन्स में अपना डाटा सेंड करें तो हमारा जो डाटा है उसका साइज़ कहीं चेंज ना हो जाए और अगले को इन्फॉर्मेशन रॉन्ग ना पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पर आपने अलाइनमेंट के बारे में भी देख लेना है। द सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज डज नॉट डिफाइन द अलाइनमेंट ऑफ आइटम्स विद इन स्ट्रक्चर्स क्लासेस एंड यूनियंस। डाटा में भी अलाइन ऑन वर्ड्स एंड बाइट बाउंड्रीज। उसके बाद आपके पास बाइट बिट फील्ड्स के बारे में भी आपने लेना है कि बिट फील्ड्स हमारे पास क्या होते हैं कि इसमें हमारे पास पैकेजिंग जो है वो अलाउ होती है और बिट फील्ड्स एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में भी पढ़ना है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमारे पास क्या होता है कि रेज होता है और फिर हम ये एरर को थ्रो कर देते हैं। व्हेन एन एरर इज थ्रोन द ओवरऑल सिस्टम रिस्पॉन्ड बाय कैचिंग द एरर सराउंडिंग अ ब्लॉक ऑफ। अगर आपने इसको मैं यहाँ पर जस्ट आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ के टॉपिक के डीप में चली गई ना तो वो टॉपिक जो है वो 3 से 5 मिनट तक घट जाता है। तो मैं ज़्यादा चाह रही हूँ कि मैं अंदर डीप में ना जाऊँ और वीडियोस जो है वो शॉर्ट रहें और आप ये जो जितना भी ये हैंड आउट्स जो हैं वो मेरे हाईलाइट हुए हैं ताकि आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ। तो हमारे पास सबसे जो ग्रेटेस्ट एडवांटेज है एक्सेप्शन हैंडलिंग का कि हमारे पास एसिंक्रोनस एरर्स जो हैं उनको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने बॉक्सेस में लिखे हुए हैं आप इनको लाजमी अच्छे तरीके से पढ़िएगा। उसके बाद हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो हमारे पास डायनामिक मैकेनिज्म है और ये मैकेनिज्म जो है वो डायनामिक स्कोपिंग के ज़रिए हमें अचीव होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास समरी में आपने देख लेना, समरी वाले कंसेप्ट को बिल्कुल भी ना छोड़ा करें आप। आगे हमारे पास लेक्चर नंबर 36 आ जाता है जिसमें हमने सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को देखना है। सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन हमारे पास क्या होता है कि हमारे जो हमारे पास जो सिस्टम है वो क्या सिस्टम डज द प्रोडक्ट सिस्टम मीट सिस्टम स्पेसिफिकेशन कि आपका जो प्रोडक्ट है जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है वो क्या आपके सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस पर पूरा उतर रहा है कि आपने जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सही बिल्ड किया। और वैलिडेशन में आपके होता है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया क्या वह यूज़र की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उतर रहा है और क्या आपने प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल ठीक बनाई है। और डिफेक्ट हमारे पास एक वेरिएंस है फ्रॉम अ डिजायर्ड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट जिसमें हम अपने सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं यूज़र एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से। ठीक है, कि हमारा जो यूज़र है वो सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर डिफेक्ट के बारे में भी आपने पढ़ लेना और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में भी पढ़ लेना। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में हमारे पास क्या है कि द गोल ऑफ टेस्टिंग इज़ टू एक्सपोज सक्सेसफुल। हमारे पास क्या है कि एक टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल तब होता है जब उसमें एरर्स जो है वो डिस्कवर हों और अनसक्सेसफुल तब होता है जब आपके पास एरर्स जो है वो डिस्कवर ना हो, क्योंकि एरर्स डिस्कवर होना भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। उसके बाद हमारे पास टेस्टिंग और डेवलपमेंट में आ जाता है कि हमारे पास जो टेस्टिंग है वो हमारे पास एक चैलेंज एक्टिविटी नहीं है बल्कि वो हमारे लिए एक मोटिवेशन एक्टिविटी है ताकि एरर निकलें और हम उनको साथ साथ ठीक करें। ठीक है, testing is an intellectual demanding activity and it has a life cycle which is parallel to the software development। कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आपकी जो टेस्टिंग है वो एक आपके लिए एक बहुत ही फनफुल एक्टिविटी है, ना कि आपके लिए बहुत बड़ा बोझ है। ये आपने डिफरेंस देख लेना डेवलपमेंट टेस्टिंग में कि डेवलपमेंट हमारे पास एक क्रिएटिविटी एक्टिविटी है जबकि हमारे पास टेस्टिंग जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है। डेवलप जो है वो हम किस चीज़ को करते हैं तो हम उसको एक साथ मिलाकर डेवलप करते हैं, लेकिन टेस्ट जो करते होते हैं हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करते होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज़ टू शो कि प्रोग्राम किस तरह से काम किस तरह से कर रहा है और क्या काम कर रहा है। और टेस्टिंग में क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो क्यों काम नहीं कर रहा है। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्टिंग फेज देख लेनी है। यूनिट टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग, सब सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। ये आपने टेस्टिंग के नेम्स याद कर लेने हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? अब ब्लैक बॉक्स में क्या होता है कि आपने कंपोनेंट जो हमारे पास जो सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं आपने उनको ब्लैक बॉक्स कह देना है। ठीक है, और आपने देखना है कि वो किस तरह से सिस्टम में बिहेव कर रहे हैं। टेस्टिंग जो है कि आपका आउटपुट जो है वो मैच कर रहा है आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट से और अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो वो आपका सिस्टम जो है फिर आपने उसको सही करना है। ठीक है, लेक्चर नंबर 38 में आपने स्ट्रिंग मैचिंग के बारे में पढ़ना है कि स्ट्रिंग मैचिंग में हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें स्ट्रिंग मैचिंग में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आपने टेस्ट केसेस इक्विवेलेंस पार्टीशन के लिए करने हैं कि वो क्या वो स्ट्रिंग के लिहाज से एक जैसे हैं या नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद अनइक्वल स्ट्रिंग्स के बारे उसके बाद हमारे पास बेसिक कोर्स के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं।
फ्लो ग्राफ नोटेशन सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है कि जिसमें हमारे पास ब्रांचिंग को इसमें ब्रांचिंग नहीं होती,